ये आकाशवाणी दिल्ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोंडवाना विश्वविद्यालय की छात्राओं की उपलब्धियों की सराहना की और इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह की एक महिला को कोटला मुबारकपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में नए नियम जारी किए और अमरीकी शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के पश्चिमी विनोद नगर के राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय का दौरा किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोंडवाना विश्वविद्यालय की छात्राओं की उपलब्धियों की सराहना की है। उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आज गोंडवाना विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने आशा प्रकट की कि छात्राओं द्वारा दीक्षांत समारोह में बड़ी संख्या में स्नातक उपलब्धियां ग्रहण करने और स्वर्ण पदक जीतने से अन्य बालिकाओं को प्रेरणा मिल रही है। दीक्षांत समारोह में स्नातकों में 45% और स्वर्ण पदक जीतने वालों में 61% से अधिक छात्राएं शामिल थीं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि गोंडवाना विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम से जनजातीय और उपेक्षित विद्यार्थियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय वन संसाधनों, खनिज संसाधनों, जनजातीय समुदाय की कला, स्थानीय कला और क्षेत्र की संस्कृति के विकास और संरक्षण के लिए काम कर रहा है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में गोंडवाना विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में जनजातीय विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय द्वारा इस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए उनकी शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और आज लगभग 3200 जनजातीय समाज के विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई है। राष्ट्रपति ने कहा कि बड़ी संख्या में जनजातीय जिलों को आकांक्षी जिले घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि इन जिलों के विकास के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सारा भारत में आकांक्षा जिले को लिस्ट किया गया है। उनमें से बहुत सारे जिले आदिवासी अधूषित थे। उसी जिले को डेवलप करने के लिए सामूहिक विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है। मैं आज बहुत खुश, ये केवल अधिकारियों के ऊपर ये जिले को छोड़े नहीं, ये जिला के संरक्षक खुद मुख्यमंत्री, खुद उप मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं निश्चित हूँ ये जिला जरूर पिछड़े नहीं होगा। कभी पिछड़े था, लेकिन मुझे लगता है ये जिला एक पहले कतार में रहने वाले जिले में जरूर शामिल होगी। राष्ट्रपति ने वर्चुअल माध्यम से अल्लापल्ली में गोंडवाना विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार और शनिवार को 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री लगभग 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के पहले दिन छत्तीसगढ़ के रायपुर में लगभग 6,400 करोड़ रुपए मूल्य वाली परियोजना का शिलान्यास करेंगे। उसी दिन वे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 2 वंदे भारत रेलगाड़ियों को भी रवाना करेंगे। वाराणसी में श्री मोदी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अगले दिन प्रधानमंत्री तेलंगाना के वारंगल में लगभग 6,100 करोड़ रुपए लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना सहित विभिन्न ढांचागत विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। बाद में प्रधानमंत्री राजस्थान के बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी वहां 30 बिस्तरों वाला एक नया कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देवव्रत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। भारत विश्व में सबसे कम उत्सर्जन करने वाले देश है और यह ऊर्जा और परिवर्तन के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर रहा है।
आज नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि देश ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में सकल घरेलू उत्पाद आधारित उत्सर्जन में 30% कमी लाने का लक्ष्य रखा था, जो 9 वर्ष पहले हासिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि विश्व में कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में सरकार एलईडी बल्बों से संबंधित ऊर्जा योजना सहित विभिन्न कार्यक्रम संचालित कर रही है। श्री सिंह ने कहा कि भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान देने संबंधी COP21 के लक्ष्य भी समय से 9 वर्ष पहले हासिल कर लिए हैं। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि विनिर्माण और शहरीकरण पर ध्यान केंद्रित करने से 8 से 9% की उच्च वृद्धि हासिल की जा सकती है। आज दिल्ली में भारत के मध्यम वर्ग का उदय शीर्षक से रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि सतत शहरीकरण ही आगे का रास्ता है और लगभग 5,500 शहरों में मास्टर प्लानिंग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उभरता हुआ मध्यम वर्ग भारत में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास को निरंतर चलाने की अपार शक्ति रखता है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि दिल्ली सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में भाजपा विधायक 7 जुलाई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर धरना देंगे। श्री बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से कई विभागों के पेंशन धारकों को समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार अपने चुनावी वायदों को भूल गई है, जिस कारण दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली जल बोर्ड के सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है। श्री बिधूड़ी ने कहा कि सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ताओं को भी समय पर वेतन उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विभिन्न विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समेत ठेके पर काम करने वाले करीब 50,000 कर्मचारियों को सरकार शोषण कर रही है। उनका दावा है कि 28,000 रिटायर्ड कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से पेंशन नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस के नारकोटिक्स दस्ते ने अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह की एक महिला को कोटला मुबारकपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। महिला के पास से 600 ग्राम से अधिक मात्रा में उच्च गुणवत्ता की चरस बरामद की गई है। पुलिस ने बताया है कि महिला दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मादक पदार्थ की तस्करी को अंजाम देती थी। महिला के खिलाफ NDPS अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अमरीकी शिक्षकों के एक शिष्टमंडल ने आज राजधानी के पश्चिमी विनोद नगर स्थित राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के शिक्षा मॉडल को करीब से जाना और क्लासरूम गतिविधियों में भी हिस्सा लिया। शिक्षा मंत्री आतिशी ने शिष्टमंडल को शिक्षा प्रणाली से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार का उद्देश्य हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने भी भारत की शिक्षा पद्धति की प्रशंसा करते हुए अपने अनुभवों को साझा किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में नए नियम जारी किए हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा NET, राज्य पात्रता परीक्षा SET और राज्य स्तर पात्रता परीक्षा SLATE को अनिवार्य कर दिया है। UGC की अधिसूचना के अनुसार इन पदों पर नियुक्ति के लिए PhD की योग्यता अब वैकल्पिक होगी। इससे पहले वर्ष 2021 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने घोषणा की थी कि इस वर्ष जुलाई तक सहायक प्रोफेसरों की सीधी भर्ती के लिए PhD की डिग्री अनिवार्य नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद के आगामी मानसून सत्र के लिए कल नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में वर्तमान परिदृश्य और लोक कल्याण से संबंधित कानून के अनुरूप संविधान पूर्व अधिनियमों को निरस्त करने और पुनः अधिनियमित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। श्री जोशी ने सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विधेयकों के लिए सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने पर जोर दिया। संसद का मानसून सत्र इस महीने की 20 तारीख को शुरू होकर अगले महीने की 11 तारीख तक चलेगा।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता अजित पवार ने पार्टी वर्चस्व में संघर्ष के बीच निर्वाचन आयोग में पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह को लेकर याचिका दायर की है। श्री अजित पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले निर्वाचन आयोग को इस बारे में एक पत्र लिखा था। सूत्रों के अनुसार एनसीपी के 40 सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने मिलकर अजित पवार को पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए शपथ पत्र दायर किए। इस बीच एनसीपी के शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने 3 जुलाई को निर्वाचन आयोग को इस बारे में अपना विरोध दर्ज कराया है। श्री पाटिल ने आयोग को पत्र लिखकर पार्टी के 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है में महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोंडवाना विश्वविद्यालय की छात्राओं की उपलब्धियों की सराहना की है और इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। अमरीकी शिक्षकों के एक शिष्टमंडल ने पश्चिमी विनोदनगर के राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय का दौरा किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में नए नियम जारी किए। और दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह की एक महिला को कोटला मुबारकपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के एक दिन के चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री विचार मंथन सत्रों के निष्कर्षों की समीक्षा करेंगे और इन विचार विमर्शों से प्राप्त सिफारिशों को लागू करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, रक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और रक्षा मंत्रालय तथा तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारत की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा है कि ये उपलब्धियां भविष्य के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेगी। श्री ठाकुर ने टीम के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस उपलब्धि के लिए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर में 62 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्रीनगर के पर्यटन रिसेप्शन केंद्र में हेल्पलाइन डेस्क शुरू किया गया है। इसका नंबर है 8889994104 और 8899931010। श्रद्धालु कश्मीर tourism@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं। आज सुबह 9 बजे तक 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में शिवलिंग के दर्शन किए। उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए सहारनपुर दिल्ली जंक्शन सहारनपुर एमईएमई रेलगाड़ी में डिब्बों की संख्या 8 से बढ़ाकर 12 कर दी है। नई रेल डिब्बों के साथ सहारनपुर से दिल्ली के बीच यात्री आज से सफर कर पाएंगे। वहीं दिल्ली से सहारनपुर के बीच कल से यात्रा उपलब्ध होगी। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ इलाकों में आज हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली। आज का अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोंडवाना विश्वविद्यालय की छात्राओं की उपलब्धियों की सराहना की है और इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। अमरीकी शिक्षकों के एक शिष्टमंडल ने पश्चिमी विनोदनगर के राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय का दौरा किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में नए नियम जारी किए और दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह की एक महिला को कोटला मुबारकपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।